सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपके बायोलॉजी फैकल्टी। तो स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। आज हमारा डे 2 है प्रेरित बैच का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पीवाईक्यू में क्या क्या आया था और पीवाईक्यू कैसे कैसे थे, किसके, बायोलॉजी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहला नहीं देखा, उनको मैं एक हल्का सा रिव्यू दे देता हूं। देखो, सीयूटी स्टडी कैपिटल जो है आपको सीयूटी तक साथ रखेगा और उससे ज्यादा साथ रखेगा। मैंने आपको कल भी बताया था ना, मैं खुद सीयूटी स्टडी कैपिटल से पढ़ा हूं और आज यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूं और खुद बीएचयू में ही पढ़ रहा हूं। तो आपका साथ कभी भी सीयूटी स्टडी कैपिटल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आप एनरोल होइए हमारे साथ। ठीक है, हमने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे प्रेरित बैच को लॉन्च किया है, जिसमें आपको टिल द एग्जाम डेट से एक दिन पहले तक हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो आपको बहुत दिया, आपने खुद नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस कराएंगे, आप क्वेश्चन से पढ़िए और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, किसी टॉपिक में, तो आप टॉपिक भी बता दीजिए, हम टॉपिक समझा देंगे। ठीक है, वरना हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे। क्योंकि देखो, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, मगर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, अप्रोच क्या है, किस तरह जल्दी करनी है। ठीक है, आपको क्या सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली। ठीक है, तो जहां हमने कल छोड़ा था, आज हमारा पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे इसके। ठीक है, देन नेक्स्ट पीवाईक्यू लाएंगे और लाते रहेंगे। फिर अगर पीवाईक्यू खत्म हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, हल्का सा लेवल बढ़ा के लेके आएंगे, थोड़े से नीट से भी उधार ले लेंगे, क्या पता अच्छे क्वेश्चंस हो, क्या पता क्या होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते चलो, मैं जरा वहां तक चला जाता हूं जहां तक कल हमने किया था। वेट, बस थोड़ा सा वेट। ये भी करा दिया था, प्लियोट्रॉफी बता दिया था, फिनाइलकेटोन्यूरिक। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इधर देखिए, एक बार लास्ट क्वेश्चन भी बता ही देता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, और वो ये कह रहा था कि सीक्वेंशली अरेंज कीजिए डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ जो है जिस तरह से डेवलप करता है, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती है वो बताइए। और मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया था किसकी क्या प्लॉइडी लेवल है, मैंने आपको वो ही बता दिया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है, तो मैंने आपको खुद को भी पढ़ाया ये। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यूनिट मैंने ही कराई है ना। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले बताइए क्या होगा। अच्छा, एक और बात, कभी भी आप अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस आता है या मैच द फॉलोइंग आता है, आपको जैसे ही एक पता चलेगा, तुरंत आपकी नजर ऑप्शन पे जानी चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि अच्छे बच्चे की तरह बैठ करके ईमानदारी से पूरे लगाने में लगे पड़े, नहीं। आपको जैसे ही दिखाई देता है पहला कि सबसे पहले आएगा, तुरंत ऑप्शन पे जाइए। क्या पता सबसे यूनिक हो, आपको मेहनत ही ना करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में पीवाईक्यू है ना, ऐसा भी नहीं कि मैंने बनाया, पीवाईक्यू है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है। सबसे पहले क्या आता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो देखो, जिसके अंदर डी सबसे पहले होगा, आंसर वही होगा। ठीक है, अब देखो ई और ये डी, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, क्या मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है ना। बाकी मेरा काम है, मैं आपको आगे बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, देखिए सबसे पहले आया हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, ये 1 नंबर पे आया। ठीक है, देन हमारे पास कौन आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दूसरे नंबर पे आया। देन हमारे पास कौन आएगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आया। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा बताइए, उसके बाद हमारे पास कौन आएगा, स्पर्मेटिड। ठीक है, ये आया 4 नंबर पे। ठीक है, और देन स्पर्मेटोजोआ, ये रहा इसका ऑर्डर। ठीक है ना, ये वाला देखो, ये वाला ऑर्डर है। अच्छा, इसके अंदर मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा और बात बता देता हूँ, कल भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्राइमरी, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, ये होता है 2n, इसका प्लॉइडी लेवल कैसा है, 2n। इसका मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। समझ में आ गया क्या है, डिप्लॉयड। फिर आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड है, और इसके अंदर अब होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। देन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और ये इसका जो लेवल है, प्लॉइडी लेवल है, ये है हैप्लॉइड, एन है, क्या है, हैप्लॉइड है। और देन इसके बाद जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड है। बताइए किसी कोई डाउट, देखो किसी कोई भी डाउट, आसान से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का ही है, आपने देखा होगा इस पेज पर, है ना, इस वाले पेज पर दोनों बना रखे हैं। तो इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, पेजेस गिरा हुआ था, पेजेस पे पैर पड़ गया चलिए, बहुत सारे पेजेस रखे रहते हैं ना, तो उस पर गलती से पैर पड़ गया। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हेल्प इन द एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है वो समझो।
ओवम जो होता है ऐसे करके होता है, ठीक है। अब जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, वो सब चीजें, वो सब अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। वो सब ऑल द मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पर फिर भी देखो अभी ऐसे समझो ये ओवम है, ठीक है। और इसके अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, देखो ये जो ओवम है ये क्या है, ओवम ये कह रहा है कि अब आएंगे स्पर्म, ठीक है। कौन आएगा, स्पर्म। स्पर्म दूसरे से बनाते हैं हम, स्मार्ट बोर्ड है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, है ना। देखो स्पर्म, ये रहा स्पर्म, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है इधर आना चाहता है, ठीक है, इसके अंदर एंट्री करना चाहता है। अब एंट्री करने के लिए देखना, एंट्री करने के लिए ऐसा कौन सा केमिकल है भाई, देखो एक बैरियर तो बना पड़ा है ना, है ना, एक बैरियर तो बना पड़ा है, ठीक है। तो इसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचने के लिए कौन सा एंजाइम है जो कि हेल्प करता है इसकी, ठीक है। कुछ तो ये भी लेके आया होगा ना इसकी दीवारें तोड़ने के लिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जाते वो उसने अपने आप ही दरवाजे खोल दिए, तो इसकी दीवारें तोड़ने के लिए कुछ तो वो भी लेके आया होगा। तो कौन है जो हेल्प करता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी हेल्प करती है, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हेल्प नहीं करती है, ठीक है। क्या न्यूक्लियस करता है, नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं करता, न्यूक्लियस के पास तो जेनेटिक मटेरियल जो वो देने आया है, ठीक है, वो भी नहीं है, ठीक है। क्या नेक हेल्प करती है, नेक कैसे कर सकती है, नेक भी हेल्प नहीं करती है, ठीक है। बचा कौन, एक्रोजोम, कौन, एक्रोजोम। इसलिए इसका आंसर क्या है, एक्रोजोम। और आप जानते हैं एंजाइम एक्रोजोमल रिएक्शन शो करता है ना, एक्रोसिन आपने नाम सुना होगा। तो इसका आंसर क्या है, 4। कोई डाउट किसी को, एनी डाउट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। आपको लग रहा हो सर बहुत टाइम कम बचा है, ठीक है, इतना टाइम कम है, ठीक है, बट इतना प्यार से कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। अब देखो क्या है, टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। मैं ज़रा नंबर डाल देता हूँ, है ना, ताकि पता रहे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये हमने लास्ट हमने कहाँ तक किया था, शायद 22 के अराउंड कुछ किया था, ठीक है, 22 23, हाँ ये 23 तक किया था हमने। ये हमारे पास 24, ठीक है। इसके आगे 25, आगे चलते हैं 26, ठीक है। हाँ तो टाइप ऑफ सेल इन टू सेल पोलन ग्रेन्स आर। अच्छा अब सुनो, आपने अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया था आपको, ठीक है। जब पोलन ग्रेन डिवाइड करता है, दो तरह की स्टेज आती थी ना, सबसे पहले 2 सेल्ड स्टेज आती है, ठीक है, फिर 3 सेल्ड स्टेज आती है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पर पोलन ग्रेन निकल जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि वो कौन से, अब 2 सेल बने हैं, ठीक है, 2 सेल स्टेज बोलिए, 2 सेल बने हैं, तो उन 2 सेल के अलग अलग नाम तो होंगे ना, तभी तो 2 सेल है, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज जो है पोलन ग्रेन की, ठीक है, उसमें कौन कौन से सेल्स है, किन सेल्स की बात करी जा रही है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इन्होंने बोला सेंट्रल सेल और सिनर्जिड, क्या ये दोनों थे क्या, है, ये तो नहीं थे ना, ये तो एम्ब्रोसैक के अंदर आता था भाई, आपको अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था, ऐसे करके बनवाया था, ठीक है, ऐसे करके 3 एंटीपोडल्स बनवाए थे, ठीक है, फिर यहाँ 2 सिनर्जिड्स थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक एक्सेल था, बताया था नहीं बताया था, और फिर यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस था, ठीक है, ये सब बताया था मैंने आपको, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या था, ऐसे 2 बना दिए, ठीक है, और ये पूरा जो ये सेंट्रल सेल है ना, ये तो मैंने आपको बताया था भाई। ये कौन थे, ये 3 कौन थे, ये थे एंटीपोडल्स, ठीक है, ये सेंट्रल था, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस भी कह देते हैं, न्यूक्लियस पे मैंने दिखाया तो, ठीक है। ये क्या, ये एक्सेल था, ठीक है। ये दोनों कौन थे, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये कौन है, फिलीफॉर्म अपरेटस, मैंने ये आपको इसलिए भी बता दिया सो दैट आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एम्ब्रोसैक था, पोलन ग्रेन तो नहीं था, तो फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता, है ना। चलो आगे चलो, आगे बोल रहे हैं एंटीपोडल एंड मेगास्पोर, एंटीपोडल तो अभी बताया ना, ये तो फिर तो बात ही छोड़ो ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे चलो, कह रहा है माइक्रोपाइलर एंड फिलीफॉर्म, अब फिर फिलीफॉर्म, ठीक है, गलत बात है ना, है ना। माइक्रोपाइलर एंड ये रहा वो रहा चेलेजल एंड, गलत बात है। बच्चे कौन, वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल, हाँ ये दोनों थे, जिसमें से वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला होता था, अरे आपको याद है ना, मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे करके था, इसके अंदर ये था, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस था, ये था वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, है ना। और ये कौन सा था, जेनरेटिव सेल, ये अपने आप को सेक्रीफाइस करता था और इसको फूड प्रोवाइड करता था,
बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि ये ही है जो जाकर के इस ये ही है, देखो ये बाद में डिवाइड करेगा, ठीक है, जेनेटिव सेल बाद में डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। एक जाकर के किसको करता है बताओ, एक जाकर के फ्यूज करता है किसके साथ बताओ, एक्स सेल के साथ, और दूसरा दूसरा करता था वो सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्लियस उसके साथ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते थे, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, ये सब आपको याद होगा। तो देखो जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल मैंने साथ साथ आपको बता भी दिया, ठीक है, ये फूड प्रोवाइड करेगा अपने आप को सेक्रीफाइस करके, और ये जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल। देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है, इसी तरह से कराते जाऊंगा, है ना, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो आगे कौन सा वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 26, ठीक है, तो ये कौन सा है 27। अब भाई साहब कह रहे हैं इकोलॉजी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है किसका, इकोलॉजी क्वेश्चन है। भाई साहब कह रहे हैं कि अमंग द एनिमल ऑन द प्लेनेट द स्पीसीज रिच ग्रुप मेकिंग मोर देन 70%, ठीक है, मोर देन 70% कौन सी स्पीसीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। अब देखो आप सबने एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है, ऑल्दो इकोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को भी पता है कि इकोलॉजी में ऐसा ऑर्डर दिया हुआ है, उसने बताया हुआ है, पर एक बार दिमाग लगा के सोचो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना ज़्यादा इकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आप ऑर्डर भूल भी गए, भाई मान लो मैं भूल गया, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, मैं भूल गया क्या करूँ, ठीक है, तो क्या करूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कह रहे कि प्लान आपने एनिमल किंगडम 11th क्लास में पढ़ा और आपने अच्छे से पढ़ा कि सबसे बड़ा किंगडम कौन सा होता है, कौन सा सॉरी फाइलम कौन सा होता है भाई, प्लांट किंगडम ओ सॉरी एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, ऑर्थोपोड्स होता है, आपने पढ़ा है ऑर्थोपोड्स होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से ऑर्थोपोड्स वाला आंसर होगा, है कि नहीं, ऑब्वियस बात है, तो फिर कौन आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, लो हो गया। ऑर्डर ऑर्डर भूल गए ना आप, क्या प्रॉब्लम है, दिमाग लगा लो नॉर्मल, कभी कॉमन सेंस से भी कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है 28, समझ में आ रहा है कौन सा 28। अब सर जी कह रहे हैं किसका ये क्वेश्चन किसका है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आधे में आकर के शुरू किया था, ठीक है, समथिंग मैं कब से मैंने नवंबर के एंड से पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे भी नहीं मिला सिलेबस खत्म करने का, है ना, बट मैंने आपको जेनेटिक्स जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है, मैंने आपको जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन दोनों यूनिट टफ है, दोनों यूनिट मैंने बहुत अच्छे से कराई है, ठीक है, इसलिए ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके आगे तो मैं नहीं करा पाया क्योंकि फिर टाइम कम हो गया फिर PYQ कराने, बट हाँ ये देखो अब एनरोल में, अब जब बैच एनरोल होंगे ना तो उनमें तो मैं पूरा पूरा सिलेबस ही कराऊंगा। अब देखो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, रेप्लिकेशन जो है मैंने आपको क्या बताया था, रेप्लिकेशन आपको पता नहीं क्या होता है, DNA से DNA का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है, DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA जो है वो किस तरह से जो है उसको पहचाना जाएगा, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है, क्या क्या पहचान है। अब देखो पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और मैंने आपको बात अच्छे से कराई थी कि जब भी रेप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक है, समझ में आ गई, कैसे होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, समझ में आ गई, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देखो इसमें 3 में ए आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 3 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो ये वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता, चलो ये वाला कभी नहीं हो सकता, ए इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, चलो समझ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा ओनली टेम्पलेट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी इज रेप्लिकेटेड। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला था, सुनो, अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन DNA पॉलीमरेज काम करता है, सुनो इस बात को ध्यान से, ये समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइन आ जा भाई, ठीक है, चलो चलो एक ये हो गया और एक स्टैंड ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। मान लो ये 5 प्राइम है, ठीक है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर आकर के देखो इनके ऊपर आपने सबने पढ़ा है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, आप सबने पढ़ा है, ठीक है, अब वो सब पढ़ाने तो मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है, कौन आता है DNA पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, 3 आएगा 1 आएगा वो सब बात की बातें हैं, ठीक
ठीक है, वो सब पढ़ा चुका हूँ। अब देखो सबसे सिंपल सी बात है कि डीएनए पॉलीमरेज आएगा। अब जब डीएनए पॉलीमरेज आना चाहता है, सुनो डीएनए पॉलीमरेज आना चाहता है, ये क्या करेगा, सुनो बात तो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये जाकर के जुड़ना, ये क्या करेगा, ये अपने, सुनो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपनी बात सोचता है ना कोई, है ना, तो ये अपने आप को 5 प्राइम टू 3 प्राइम करवाना चाहता है, ठीक है, कि मैं खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करूंगा। और जब ये खुद का 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जिस पर काम करेगा वो स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसका मतलब देखो ये जो है इस तरह इस वाले स्टैंड पे काम करेगा, ये जो नीचे वाला स्टैंड है ये इस पर इस तरह से चलता जाएगा और बनाता चला जाएगा, ठीक है, इस पर चलता जाएगा। तो इसका मतलब, और देखो जिसके ऊपर ये काम कर रहा है या जो प्लेटफॉर्म इसे मिल रहा है, ठीक है, इसको कौन सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये वाला देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिल रहा है, तो ये वाले प्लेटफॉर्म का नाम है टेम्पलेट। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट सांचा, समझ रहे हो सांचा, ठीक है, इसके ऊपर ये काम कर रहा है तो टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, मगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है अपने आप में। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बस याद रख लो कि टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम चाहिए बस, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन होता जाएगा। समझ में आ गई, चलो अब पर हाँ, अब देखो इसीलिए मैंने बात बहुत अच्छे समझाई क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी दोनों स्टेटमेंट में। तो अब देखो क्या कर रहा है, क्या नॉर्मल से क्या पूछा कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, मगर अब इन्होंने क्या बोला कि ओनली टेम्पलेट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी इज रेप्लिकेटेड। ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो टेम्पलेट हमें कैसे चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो बी वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है, तो बी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, सॉरी बी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब जब बी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई तो फटाक से देखो ऑप्शन कौन कौन से में बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, इकलौता ये वाले भैया बच्चे जो सही हो गए। चलो ऑप्शन क्या है, सी। इस तरह से करते हैं, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, देख रहा है, हाँ समझ में आ गई बात। चलो आगे पढ़ के बता देता हूं। रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट ओरी, ओ आर आई, ओ आर आई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ, देखो है ना ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओ आर आई है, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। चलो लगे हाथ बता ही देता हूं वरना आप कहेंगे कि बताया नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपको एक गंदा बच्चा बनाया था, मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, रिश्ता तोड़ना है। रिश्ता तोड़ने के लिए आप सबसे कमजोर पॉइंट देखोगे, कमजोर पॉइंट कौन सा होगा, ए और टी जहाँ पे पाए जा जाएंगे। फिर ए टी रिच एरिया, क्यों ए टी रिच एरिया, आप सब जानते हैं ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मैं इतना मान रहा हूँ कि इतना तो आपको आता होगा, तभी आप सीयूटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहीं से आप तोड़ना शुरू करोगे, ठीक है। और अगर आपने वहीं से शुरू किया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने रेप्लिकेशन वहां से शुरू किया है, तो वो क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बस ये बात वो थी, इतना ही वो कह रहा था। तो क्या कह रहा था कि रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट ओ आर आई, हाँ सही बात है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज ही काम कर रहा है, तो यही बात उन्होंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है प्रोसेस को। आगे क्या है, द डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज 1 पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, क्या द डॉटर, एक सेकेंड, द डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज 1 पेरेंटल स्ट्रैंड, हाँ सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, देखो अब देखो, सॉरी 3 प्राइम, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इसके ऊपर देखो, इसके ये दोनों मान लो पेरेंटल स्ट्रैंड थे, भाई ये पेरेंटल स्ट्रैंड थे ना, ये डीएनए था। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक डीएनए, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बन जाएगा नया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक स्ट्रैंड बन जाएगा नया, बन गए 2 डीएनए। अब जब 2 डीएनए बन गए, ठीक है, तो इस वाले डीएनए में देखो एक ये डॉटर डीएनए है ना, डॉटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट है कि नहीं है, और फिर इसके अंदर भी है। यही तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था कि कंजर्व रहता है आधा, ठीक है। चलो आगे, ये तो पूरा करा दिया, ठीक है, पूरा इसका डाइसेक्शन कर दिया। आगे क्या है, डेट्राइटस फूड, अच्छा इकोलॉजी का क्वेश्चन है, किसका, इकोलॉजी क्वेश्चन है, इधर देखो इधर देखो, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, इनमें से कौन है, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नंबर डालने दो, 28 था, यहाँ पे 29 आएगा, क्वेश्चन नंबर 29। नंबरिंग नहीं क्यों है ना, तो सर ने बोला था कि नंबरिंग करके रखा करो। अब देखो क्या होगा, सुनो, डेट्राइटस फूड चेन, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, और क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर सुनो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो क्या होता है,
डेट्राइटस ये किसका है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि डेट्राइटस फूड चेन में क्या आएगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, क्या है ये, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन में क्या आता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, समझ में आ रहा है। तो ए का क्या आ जाएगा, 2, क्या आया, ए का 2, समझ में आ रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये इसमें डेट्राइटस फूड चेन में इस्तेमाल होता है, आपको पता है इसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह भी आते हैं, ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन में। ओके चलो ये हो गया, ठीक है। तो ए का 2 किस इसमें देखो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये और ये, ठीक है, समझ में आ गया क्या, ए का 2। चलो आगे, अब क्या है, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है, क्या, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में क्या फर्क है, ठीक है। आप बात को सुनो ध्यान से, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है और स्टैंडिंग, हाँ, तो अब सुनो बात को ध्यान से, जितना भी न्यूट्रिएंट, बात को सुनो ध्यान से, मार्क माई वर्ड, जितना भी न्यूट्रिएंट, जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ना या फिर न्यूट्रिएंट है, जितना भी न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है, कितना, जितना भी न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। तो क्या है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल, क्या ये, स्टैंडिंग स्टेट। चलिए, तो इसका मतलब बी का कहीं ना कहीं 3 आएगा। अब देखो बी का 3 किस में, बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। चलो यहाँ तो ये जाकर के क्या हो गया, वो कर गया, टाई हो गया। आगे चलो, स्टैंडिंग क्रॉप किसे बोलेंगे सर, स्टैंडिंग क्रॉप किसे बोलेंगे, खड़ी फसल ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वैसे उसको भी थोड़ा सोच सकते हो, खड़ी फसल मास ऑफ लिविंग मटेरियल, जितनी भी स्पीसीज, जितना भी वगैरह वगैरह जो भी लिविंग मटेरियल है उसका जितना भी मास है वो सब स्टैंडिंग क्रॉप में आता है। तो फिर सी का क्या आ गया, 4 आ गया। चलो सी का 4 कहाँ है, सी का 4 यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, सी का 4 यहाँ पर है, लगा दो आंसर, डन, पक्का। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बता ही दिया, बचा हो क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो रहा, डन। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इन टेक्नोलॉजी कॉल्ड MOET, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो इसके विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज यूज्ड। अब आप सबने कौन सा वाला चैप्टर पढ़ा है, स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, CUT में तो है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बात को सुनना ध्यान से, ये वाली टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी थी, ठीक है, किस काम आती है ये, देखो जो भैंसें होती है ना, भैंसें, ठीक है, उनके बहुत सारे, अब देखो एक बार में तो एक ही जन्म देगी ना, ठीक है, मगर इंसान इतना लालची है ना, इसको एक्सप्लॉयटेशन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन, प्रताड़ित करना ही बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है कि ना, भैंस जो होती है, सुनना बात को ध्यान से, अब क्या होता है देखो, भैंस जो होती है उसको ना FSH लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन लगाते हैं, कैसा, आंसर तो मैंने अभी दे दिया, FSH लाइक, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन उसको लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन उसको देते हैं, और फिर क्या होता है, मल्टीपल एग रिलीज करती है वो, क्या, एक बार में मल्टीपल एग रिलीज करती है, क्योंकि देखो FSH तो रिस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मल्टीपल जब एग निकलेंगे फिर क्या होगा, सुनो ध्यान से, मल्टीपल जब एग निकलेंगे तो फिर उस एग को लेते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज करवाते हैं और फिर सरोगेटरी मदर को देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एक फीमेल से आपने एग बहुत सारे ले लिए, ठीक है, आपने फिर फर्टिलाइज करवा लिया, ठीक है, पर एट द सेम टाइम यूट्रस तो उसके पास एक ही है, कैरी तो एक ही बेबी कर सकती है, तो क्या करते हैं, सरोगेटरी मदर लेके आते हैं, और सारी मदर लेकर के आते हैं, और सारी भैंसें लेके आते हैं, ठीक है, फिर वो उठा करके वहाँ डाल देते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं, और देन वो सरोगेटरी मदर जो उनके अंदर बच्चा पलता है, और फिर एक साथ बहुत सारे, क्या बोलते, एक साथ बहुत सारे बेबीज़ मिल जाते हैं, या बोलो भैंस के बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस डेयरी वाले करते हैं। 3 आंसर मैंने बता दिया, FSH लाइक एक्टिविटी, तो FSH वाला हार्मोन था, ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब देखो, मैं ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं सोचा जानवर तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा, तो तुम कितना ज़्यादा उसका करोगे परेशान। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कौन सा क्वेश्चन था, नंबरिंग करी, 29 30,
ठीक है, अब क्या है 31। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन इकॉर्निया एंड पिस्टिया अकर्स बाय, इकॉर्निया पता है ना आपको, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, तो इकॉर्निया और पिस्टिया के अंदर कौन सा वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन लगता है, ठीक है। अब देखो वैसे ये याद करने का ही है, ठीक है, अब समझा दूंगा आपको, पर ये याद करने का ही है, ऐसे समझ लो कैसे होता है बताऊं। हाँ आंसर बताए तो, आंसर ऑफसेट है, ठीक है, आंसर क्या है ऑफसेट है। सर ऑफसेट होता क्या है वो तो बताइए। कुछ नहीं होता है, ऐसे समझो, यहाँ पर एक ऐसे करके ऐसे लगा पड़ा एक, मान लो एक कॉर्निया का पेड़ है, ठीक, क्या है एक कॉर्निया का पेड़ है, ठीक है, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे भी एक और है। सर ऐसा कौन सा पेड़ होता है, सच में यार ऐसा कौन सा होता है, सॉरी यार। थोड़ा यार बियर करना मेरी ड्राइंग को, ठीक है, आप बस कंसेप्ट समझो। अब देखो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, दूसरे कलर से बनाता हूँ, इन दोनों के बीच में यहां पर एक कनेक्शन बनता है, समझ आ रहा है, ऐसे कनेक्शन बनता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। इसको बोलते हैं ऑफसेट, और ये ही रिस्पॉन्सिबल है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है। ये क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, समझ में आया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देख लो एक बार, ऑफसेट ऐसा होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या आएगा, रेड पेन लेके आता हूं। चलिए, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब ऑफस्प्रिंग दैट आर, क्लोन पता है क्लोन आपको क्या होता है, क्लोन एक जैसे जो होते हैं, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, तो कह रहे मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल ओनली, कि मतलब क्लोन होता है कि भैया जो सिर्फ बाहर से दिख रहा है एक जैसा, सिर्फ बाहर से दिख रहा है। दूसरा कह रहा है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से आइडेंटिकल है। तीसरा क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट जेनेटिकली डिफरेंट। और चौथा कह रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल ओनली। आप मेरे को एक बात बताओ, सुनो, मेरी तरह कौन दिख सकता है, एक कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ, मेरी एग्जैक्ट मेरी तरह कौन दिख सकता है जिसके जेनेटिक्स मेरे से मैच कर रहे होंगे, है कि नहीं, सोचो, एग्जैक्ट मेरी तरह वो दिखेगा ना जिसके जेनेटिक्स मेरे से मैच कर रही हो। और ये भैया तो कह रहे हैं कि क्लोन बना हुआ है, और जब क्लोन बना हुआ है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो मॉर्फोलॉजिकली हो और जेनेटिकली हो, दोनों तरह से आइडेंटिकल होगा। देखो एक बार किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं वाई वाई वाज ड्रोसोफिला मेलेग्नोस्टर यूज्ड फॉर स्टडीज इन जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला का इस्तेमाल क्यों किया गया, किसने किया था पहले तो आप वो बताइए। आपको अच्छे से पता होगा जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया था थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन ने, किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और वो बहुत परेशान हुए थे, लगभग 10 साल से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, पूरा उन्होंने अपने रिसर्च का जो एरिया था वो पूरा पूरा उन्होंने कैसा बना रखा था, कीड़े ही कीड़े आसपास, कीड़े में कौन, ड्रोसोफिला, ठीक है, बहुत उन्होंने बनाया था ड्रोसोफिला पे, उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला पे जब उन्होंने काम किया तो क्या कारण था कि ड्रोसोफिला पे काम किया, ठीक है, आपको पता है ना, उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था, ठीक है। कभी कभी पता है क्या होता है, सुनो, कभी कभी ना हम जो रिजल्ट चाह रहे होते हैं ना वो रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा होता, ठीक है, और हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, मगर हमें ये नहीं पता। और देखो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, सुनना बात को ध्यान से, अगर आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लगे पड़े हो जी जान से, ठीक है, मगर आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिलीव मी आप दूसरी चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है, या आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है जो आपको नहीं पता है। सेम काम थॉमस हंट मॉर्गन के साथ हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जो फिनोटिपिक रेशो था वो 9:3:3:1 था, जो मेंडल का आया था, मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 था, ठीक है। ये बात तो बहुत बड़े देखो उनके जाने के बाद तो पता चला ना वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो थे इसी पे काम कर रहे थे। अब काम करते करते क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मैं जब ड्रोसोफिला पे काम कर रहा हूँ तो यार ये मिल नहीं रहा, ये रिजल्ट आ ही नहीं रहा, 10 कुछ में आ रहा है, ठीक है, बहुत परेशान हुए, 10:6, ठीक है। तो वो बहुत परेशान हुए कि चक्कर क्या है यार, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा ये वाला रेशो क्यों नहीं आ रहा है,
ठीक है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। सालों लगे रहे, इमेजिन करो 10 साल से ज़्यादा लगे रहे, ठीक है, पर देखो उन्होंने कितनी मेहनत करी, ठीक है। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं यार, कुछ तो अलग फिनोमिना है, और वो फिनोमिना कौन सा था, लिंकेज काम कर रहा था। और देखो उन्होंने क्या किया, लिंकेज को खोज निकाला, ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो अगर उन्हें उनको भी सेम रिजल्ट मिल जाता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देते कि उन्होंने एक बार और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया मेंडल को, बस ज़्यादा ज़्यादा यही हो जाता ना, ठीक है। मगर उन्होंने लिंकेज खोज निकाला। तो देखो रिजल्ट अगर नहीं आ रहे ना कई बार तुम्हारी मर्जी के, तो इसका मतलब क्या है कि, बट हाँ ये नहीं कि सर कुछ कर ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो फिर तो कुछ तो और होगा, नहीं, कुछ करते करते, ठीक है। हाँ तो चलो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा मोटिवेट होना भी, ठीक है, इसलिए बताने लग गया। क्वेश्चन पे आते लौट के, देखो हाँ तो क्या रीज़न क्या था, दे कुड बी कल्चर्ड ईजिली इन द मोनेस्ट्री। अब देखो मोनेस्ट्री नहीं मोनेस्ट्री में नहीं, लैब में था, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, प्रॉब्लम ये, ठीक है, मोनेस्ट्री में नहीं, मोनेस्ट्री में तो मेंडल ने काम किया था, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। चलो अगर ये वाली स्टेटमेंट गलत है तो अब दे शोड मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हाँ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिखते हैं, यही बात है, बिल्कुल बीच का कुछ नहीं बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्टिंग, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, बीच का कुछ नहीं, ठीक है, काला है तो काला, गोरा तो गोरा, ठीक है, हाइट लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है, ये नहीं कि बीच का हो गया, ठीक है, बीच का कुछ नहीं। अब देखो द जनरेशन टाइम वाज 1 ईयर, अरे बाप रे, 1 साल तो नहीं था, ऐसा तो भैया कुछ नहीं था। 1 साल किसी का अगर जनरेशन टाइम हो तो 10 साल, इतना छोटा था तब 10 साल लगे उनको, वो से तो जिंदगी पार हो जाती है, 1 साल कौन वेट करेगा भाई सॉरी। तो जनरेशन टाइम 1 ईयर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, ठीक है, हाँ ये बात है, क्लियर डिफ्रेंशिएशन था सीधे, ऐसा कुछ नहीं कि कंफ्यूजन हो रहा है कि यार मेल है कि फीमेल है, कि ये शी है कि हर है कि दे है, आई आइडेंटिफाइड एज दे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, शी और हर खत्म, सॉरी शी और ही, माई मिस्टेक। अब देखो वेरी फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस्ड इन द सिग्नल मीटिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान लेता ही वो है जिसके अंदर बहुत सारे हमको डेटा मिले, बहुत सारे डेटा मिले, ठीक है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रोजेनी चाहिए ताकि आपको वाइड रेंज मिले, ठीक है। तो हाँ क्या इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी और डी, जिसमें होगा, किसमें बी और डी, ये रहा बी और डी, तो इसका आंसर क्या है ए। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का डन। देखो एक बार कौन सा क्वेश्चन था, 32 से 33 पे आ गए, देखो समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो 30 आगे कह रहे हैं भैया, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, एनसीईआरटी की लाइन है, समझ रहा क्या, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, बताया हुआ है कि जो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज है इसका इस्तेमाल किया जाता है किससे, एफिड्स और मॉस्किटो से बचने के लिए, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं उनको, ठीक है। ट्राइकोडर्मा फंगस आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट एंड पैथोजन, ट्राइकोडर्मा फंगस, ट्राइकोडर्मा बहुत काम की फंगस है, ठीक है। अरे आपको पता है ना फंजाई जो है, फंजाई एक बात बताऊं आपको, अगर ये आज हम आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको शायद अभी पता नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आगे पता चलेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा, ये जो माइक्रोब्स है ना, फंजाई है, बैक्टीरिया है, और ये सब माइक्रोब्स वगैरह ना, इनका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब मैं बता नहीं सकता, आपका और मेरा रोल कुछ नहीं है, ठीक है, आपका और मेरा रोल इस दुनिया पे कुछ नहीं है। आप अगर चले जाएंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, अच्छा ही होगा, ठीक है, अच्छा ही होगा, पर अगर एक पल के लिए भी ये गायब हो जाए ना, लिटरली एक पल के लिए गायब हो जाए, कोलैप्स हो जाएगी दुनिया, ठीक है। कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं इन्हीं के दम पे, तो वही बात मैं बता रहा हूँ। हाँ तो ट्राइकोडर्मा जो है इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है, एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है इन सेवरल प्लांट एंड पैथोजन, मतलब ये काफ़ी सारे पैथोजन को ये खुद मार देती है, ठीक है। तो हमको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ट्राइकोडर्मा खुद बर्बाद कर देती है अपने केमिकल सीक्रेट करके, ठीक है। चलो आगे, अच्छा इसी से अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो ये कौन सा वाला रिलेशन हुआ, कमेंसलिज्म हुआ, अमेंसलिज्म हुआ, म्यूटेशन म्यूचुअलिज्म हुआ, कौन सा हुआ, सोचोगे एक बार। अब देखो ट्राइकोडर्मा जो है ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो दूसरे को मार रहा है, पर इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, तो एक को फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, और एक का हो रहा है नुकसान, तो ये कौन सा हुआ, बोलो, ये हुआ अमेंसलिज्म, क्या हुआ, अमेंसलिज्म। ऐसे मन में आया तो मैं सोचा बता दूं। चलो हाँ तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, ओके आगे चलो। अब कह रहा है कि द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एंड पेस्ट, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है किसका, प्लांट डिसीज का और पेस्ट का, कैन कंट्रोल बाय इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है।
दस सेविंग अवर इन्वायरमेंट फ्रॉम बीइंग गेटिंग पॉल्यूटेड। ठीक है, ये भैया कह रहे हैं कि आप जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को उड़ाने के लिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा इंस्टेड कि आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, जिससे कि क्या होता है आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। हाँ तो ठीक बात है, खत्म, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वन डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 33 से 34। चलो आगे, आगे वाले भैया कह रहे हैं टू प्रूव थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डिवेरिस यूज द प्लांट। हाँ, ह्यूगो डिवेरिस एवोल्यूशन में आपने पढ़ा है ना? ह्यूगो डिवेरिस ने कौन सी थ्योरी पे काम किया था? उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, और उनको उन्होंने वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया था एग्जैक्टली? सॉल्टेशन। याद है आपको? सॉल्टेशन। ये क्या कहते थे कि भैया एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता जैसा वो कह रहे हैं डार्विन चाचा। कैसा होता है? अपने एकदम से होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता कहाँ जाएगा, डायरेक्शन लेस है, एकदम से होगा। रात को कुत्ता सोएगा, सुबह बिल्ली उठेगी, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब कुछ नहीं पता कहाँ से एकदम से क्या हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन होता है। ठीक है, इसी को उन्होंने सॉल्टेशन बोला था। ठीक है, तो पर देखो बात इनकी भी डिनाई नहीं की जा सकती, बात सही है, म्यूटेशन हो रहा है, कब क्या हो जाए क्या पता भाई, है ना? तो उसी तरह से क्या है, तो हाँ इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमोस पे। ठीक है, ऐसे ही याद करना है इवनिंग प्राइमोस पे, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा, डेटा है। ठीक है, अब देखो क्या है, जिफ्ट IUI। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सुनना बात को ध्यान से। ये जो है आपका जिफ्ट IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, और ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये सब जो है ना आपको इन विवो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको अगर ये समझ में ना आता तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? जो कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, और इन विवो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसी के अंदर आपका टेस्ट ट्यूब बेबी आता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। इन विवो फर्टिलाइजेशन, चलो मैं समझा देता हूँ, सुनो, ठीक है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये समझाना जरूरी है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाता है। और देखो फिर क्या है? इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, और इसमें क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर। भाई बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो गैमेट ही दोगे ना, ठीक है, गैमेट, इसमें ऐसा याद करने ऐसा कुछ है नहीं। और अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो एम्ब्रियो बनेगा, उसी को ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। जो आप टेस्ट ट्यूब बेबी सुनते हो ना, आपको क्या लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसा कुछ होता है कि क्या बोलते हैं उसके अंदर आपने एम्ब्रियो बनाया और उसको बड़ा करके निकालो और टेस्ट ट्यूब तोड़ के फिर सीधे बच्चा ही निकलेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक आप फर्टिलाइजेशन कराते हो एक और एम्ब्रियो ही ट्रांसफर करते हो। ठीक है, सरोगेटरी मदर चाहिए, ठीक है, मदर के अंदर ही डेवलप करेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या करते हैं, 8 सेल स्टेज पे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, 16 सेल स्टेज पे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर 8 सेल स्टेज पर है, वो किस पे? 8 सेल स्टेज पर है, तो उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? बोलो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसको फेलोपियन ट्रांसफर में, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और फिर अगर आपका उससे ज़्यादा जा चुका है तो 16 तक पहुँच चुका है तो 16 या उससे ज़्यादा, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? तो उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, तो उसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गैमे, और फिर यहाँ पे आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ जाता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर आपका कौन सा आएगा? फीमेल के अंदर गैमेट इंट्राफेलोपियन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि ओवा जो है वो देता है। ठीक है, मेल के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर आप जो है गैमेट को ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? देखो, या तो आप सीधा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करके आओगे, या आप यूट्रस में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, यही होता है। चलो, अगर आपको समझना होगा और ज़्यादा तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं पूरा आपको बता दूंगा। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि
पहला क्या है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि आपने जाइगोट को बना दिया गया है और उसको ट्रांसफर कर रहे हो आप फेलोपियन ट्यूब में। अब बात को सुनो, जाइगोट बनाया है आपने बाहर, यानी कि ये किस में आता होगा, बोलो किस में आता होगा, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता होगा। क्या ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है? सोचो, टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, मैं आपको जिप करके बताया था, आप याद करते फिरते, पर खुद सोचो, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो जाइगोट अगर आपने ट्रांसफर किया है तो जाइगोट बाहर बनाया होगा, और अगर आपने बाहर बनाया तो ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, यानी कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, समझ गए। अब जब आप जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो फेलोपियन ट्यूब में, मैं तो आपको सेल स्टेज भी बता दूंगा, तो अगर आप जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो, इसका मतलब आप वो 8 सेल स्टेज पे होगा। चलिए, तो अब देखो इसमें से कौन सा आएगा, जाइगोट कैन बी ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। ओके, ए का 3, ए का 3, तो चलो ए का 3 है, तो इसमें से ए का 3 किसमें, अरे लो यार, आंसर ही आ गया, इतना तो सोचना भी नहीं पड़ा। चलो चलो आगे देख लेते हैं, अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, अब क्या, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, याद नहीं करना है, समझो, इंट्रा अंदर, यूट्राइन यूट्रस में, इंसेमिनेशन यानी कि ये मेल के लिए हो रहा है, इंसेमिनेशन करवा रहे हो ना, तो मतलब मेल का आप गैमेट उठा करके यूट्रस में इंसेमिनेट कर रहे हो, है ना। तो चलो उसमें क्या होता है, सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल, हाँ तो ये रहा, बी का 1 है। ठीक है, अब देखो क्या है, गैमेट गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो गैमेट को अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, ये किस गिफ्ट आपको इसको देते हैं, गिफ्ट आप दे रहे फीमेल को, मैंने ऐसे याद किया, आप भी रखिए, गिफ्ट देते हैं फीमेल को, यानी कि गिफ्ट किस में होता है, फीमेल को। तो क्या दे रहे हैं आप गिफ्ट फीमेल के लिए, क्या गिफ्ट होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में क्या होगा कि उसको ओवा दे दो, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, ओवम कैन बी ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब, ओवा दे दिया, ये भी तरह गिफ्ट हो गया, तो सी का 4, देखो सी का 4 दिया हुआ। ओके, बचा क्या, आर्टिफिशियल कपल्स आर असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन बाय कंट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हो गया खत्म, सिंपल सा। आगे चलते हैं, आगे ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इनटू। ठीक है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, क्या क्या, आप ओवर कल्टीवेट कर रहे हो, दबा के गाय भैंस से चरवा रहे हो। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, लगे हाथ तुमने क्या किया, पेड़ भी काट दिए। ठीक है, और पुअर इरिगेशन, दबा के क्या कर रहे हो उसे सिंचाई, हाँ सिंचाई सिंचाई सिंचाई, दबा के सिंचाई कर रहे हो बुरी तरह से, पानी का पानी छोड़ दिया तुमने, बैंक का चढ़ा के छोड़ गए। ठीक है, तो अगर इस तरह से करोगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी चली जाएगी, बह जाएगी सारी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, खत्म, ये रहा, ये तो बच्चों वाला है। ठीक है, आगे चलो, आगे भैया हमसे कह रहे हैं कि ये इकोलॉजी क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग करो। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। अच्छा, मैंने कैसे याद किया हुआ है, मुझे मोटिलिटी सबसे पहले दिखाई दिया, मोटिलिटी मैं किसको कहता है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मोर्टेलिटी, एम फॉर मर गया। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन मरा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नहीं देखो, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, खत्म, नंबर ऑफ डेथ आ गया। ठीक है, एम फॉर मोर्टेलिटी, एम फॉर मर गया। देखो बी का 4 किसमें, बी का 4, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। चलो, नेटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ है। चलो, ए का 2 किसमें, ए का 2, खत्म। इस तरीके से कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग, ये तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देख के कर देता है इसको तो मैं, और आप भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी इन हुआ है, यानी कि इस पॉपुलेशन में बाहर से कोई आया है। ठीक है, एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ होता है ना इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ई फॉर एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, कोई पॉपुलेशन बाहर छोड़ के चला गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कमिंग इनटू हैबिटेट, अगर आ रहे हैं तो कौन है, इमिग्रेशन, जा रहे तो एमिग्रेशन। अब ये भैया क्या करें किसका क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बैक्टीरियोफेग वाला एक्सपेरिमेंट है। तो क्या कह रहे हैं, हाशियन चेस का अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से। चलो, कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट वाज रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शी एंड माल्था चेस।
हर्शी एंड चेस का 1952 में एक स्टूडेंट है जो कि रिपीट कर रहा है एक्सपेरिमेंट किसका, हर्शी और चेस का, जो कि 1952 में किया गया था। हाँ, तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम आर शोन इन द गिवन फिगर, जो रिजल्ट उसको मिले वो फिगर में दिखाया हुआ है कि भैया सुपरनेट एंड पैलेट है। ठीक है, अब अच्छा क्या करें, कह रहे सिलेक्ट द बायोमोलिक्यूल दैट वाज लेबल्ड रेडियोएक्टिवली बाय द स्टूडेंट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो भैया आप एक काम कीजिए, ऐसी चीज बताइए, ठीक है, जो रेडियोएक्टिव देखो रेडियोएक्टिव कहाँ पे, पैलेट में, रेडियोएक्टिविटी कहाँ पाई जा रही है, पैलेट के अंदर। तो बताइए कौन सा बायोमोलिक्यूल था, चलिए बताते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है कि नहीं, ये बात तो मैंने आपको बताई थी। भाई स्ट्रक्चर बनाया ना डीएनए का हमने, बनाया कि नहीं बनाया, अरे भाई बनाया था ना, भूल गए क्या। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आता था, यहाँ एक कार्बन होता था, फिर यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता था, ओ होता था, यहाँ ओ एच होता था, यहाँ ओ एच होता था, ऑल दो यहाँ पे और भी पी जुड़ते थे, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। तो देखो ये रहा ना फॉस्फोरस यार, ये रहा फॉस्फोरस। तो डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, एक और तरीका याद करने का, पी में पी नहीं मिलता, मतलब पी में पी नहीं मिलता मतलब प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं मिलता, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं मिलता, ये भी एक तरीका है। पर देखो ना स्ट्रक्चर में बताया था मैंने तुम्हें। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रही है, पैलेट में मिल रही है, और पैलेट में क्या था आपका, सेल था, सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए होगा, इसका मतलब डीएनए में क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, इसका मतलब डीएनए फॉस्फोरस। तो देखो क्या है, रेडियो एक्टिविटी मिल रही है ना, तो क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेग विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन तो है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बाकी को तो पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या है कि प्लाज्मिड डीएनए ऑफ एस्चेरिया कोलाई विद रेडियोएक्टिव सल्फर, गलत हो गया भैया। प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेग विद रेडियोएक्टिव सल्फर, नहीं भैया, प्रोटीन कहाँ भैया, डीएनए मिल रहा है, प्रोटीन तो सुपरनेट एंड में है। ठीक है, अब क्या है, क्रोमोसोमल मॉलिक्यूलर डीएनए ऑफ एस्चेरिया कोलाई विद रेडियोएक्टिव सल्फर, नहीं भैया, डीएनए में सल्फर कहाँ से आने लग गया, समझ गए, पक्का, डन। चलो आगे आगे भैया हमसे कह रहे हैं किसका, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट सुनो, जैसे अपने आप नजर जाती है, जैसे मान लो इसमें से जो भी आपको आता हो, जैसे समझ लो आपको लिडिक सेल्स पता है, लिडिक सेल्स क्या होते हैं, क्या होता है बताओ, लिडिक सेल्स क्या करेंगे, स्टोर एंड ट्रांसफर स्पर्म नहीं, मेल एक्सटर्नल एसेस नहीं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, हाँ टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनाते हैं, एंड्रोजन्स बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, टेस्टिस में पाए जाते हैं, बताया था ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं। भाई सेमिन फेस्टिब्यूल्स होती है ना, ऐसे 2 से 3 होती है, उनके बीच में पाए जाते हैं ना, बताया था ना। तो सी का 4 जिसमें होगा वो आंसर है, सी का 4 एक ही में है, लो हो गया पक्का। चलो फिर भी देख लेते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सुनो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है, ए का 1। लिडिक सेल्स मैंने आपको बता दिए। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है बताओ, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, एक सेकेंड ऑप्शन सही लगा रहा हूं और मुंह से सी पे सी बोले जा रहा हूं, माई मिस्टेक। बी का 4 है, सी बोल दिया था गलती से, लगाया सही था मैंने, लगाया सही था, क्योंकि क्या वो ए बी सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ऑप्शन तो सही लगाया था। ठीक है, मैंने एरो से लगाया था। चलो लिडिक सेल्स बी का 4 किस में, इसमें, खत्म, समझ गए। तो अब देखो क्या है, मेल का एसेसरी ग्लैंड कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबको पता है। ठीक है, पता ही है आपको, भाई एक होता है ना नंबर में, ये तो आपको पता ही है ना। आगे क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, बता दिया। पेनिस जो मेल एक्सटर्नल जेनिटल है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन आपने पढ़ा है, ठीक है, किस में था बताइए, किस में था, इवोल्यूशन में था, याद है ना आपको। एडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जाम्पल है बताओ, किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब पूरा समझाना पड़ेगा, अगर
देखो अगर आपको नहीं आता होगा मुझे बता देना, मैं पूरा समझा दूंगा। अभी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। वो तो होता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल भी है, ठीक है। मॉथ एंड इन इंग्लैंड, ये तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था। किसका? नेचुरल सिलेक्शन का, ये नेचुरल सिलेक्शन सपोर्ट करता था। तो मॉथ एंड इंग्लैंड इज आंसर, ठीक है। डार्विन की फिंचेस जो थी 13 टाइप की फिंचेस थी, ठीक है, वो भी क्या था, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल था। पक्का? चलो अब हमारे पास आता है पैसेज वाला क्वेश्चन। क्या आता है? पैसेज वाला क्वेश्चन। इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पैसेज, देखो कितना टाइम हो गया, ओह देखो पैसेज, चलो पैसेज वाला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखता हूँ कितने, एक सेकंड रुकना, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया, चलो मैं पैसेज वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गई शायद, क्लास नेक्स्ट शुरू होने वाली है। समझ में तो आपको आया ना अच्छे से? बस हाँ, जल्दी जल्दी उड़ा के फ़ायदा क्या है, करा तो मैंने देना है ही। चलो पैसेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीयूटी में, ठीक है। और कोई टफ काम नहीं होता। क्यों टफ काम नहीं होता? इन्फॉर्मेशन में खुद ने दिया है, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। चलो, कह रहा है द प्राइमरी लिम्फ, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, आपने किस में किया, आपने इंग्लिश में किया है। आप क्या करते थे जब आपके पास अनसीन पैसेज आता था? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, ताकि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको आंसर साथ साथ मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है, ठीक है। अब उधर पढ़ो, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। लो, ये लो, खत्म। सॉरी, टू, हो गया, हो गया। कौन सा टफ काम था ये? कोई टफ काम नहीं था, पहली ही लाइन में आंसर था। आ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है, जिसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, समझा, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, तो वो जो स्प्लीन है उसका कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑल दिस आंसर ऐसे ही दिया जा सकता है, आप सबने पढ़ा, ठीक है। इट इज अ लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट, इट एज अ फैक्ट, इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, इट शोज द रिडक्शन इन साइज ऑफ बर्थ प्यूबर्टी, इट इज अ बीन शेप्ड एन ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट एंड द फेगोसाइट, ठीक है। आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, चलो अब पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्प्लीन इज, देखो ऐसे दिखाया है, स्प्लीन इज अ लार्ज रिजर्वर एरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नॉट देख लो, ये नॉट इनकरेक्ट, ये सबको देख लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, ओके। चलो इधर पढ़ते हैं, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो, ये सब बता दिया, जहाँ पे इम्यूनिटी लिम्फोसाइट्स की होती है, डिफरेंशिएट इनटू अ एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, द माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, फिर वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे कौन कौन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल है, पेयर पैचेज है, एंड स्मॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन बोन मैरो, जितने भी ब्लड सेल है जिसमें लिम्फोसाइट है वो सारे के सारे किस में बनते हैं, बोन मैरो, विच इज़ द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, स्प्लीन इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, सही बात है, देखो वहीं तो एरिथ्रोसाइट है, क्योंकि वहीं तो जाकर के असल में वो क्या कर, देखो क्या होता है, मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, ठीक है, सब छोड़ो। क्या होता है कि ना, आरबीसी जो होती है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, बट ना ड्यूरिंग टाइम, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल 120 डेज की है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना वो स्टिफ होती जाती है, कैसे होती है, स्टिफ होती जाती है। तो उसको ऐसे समझो, उसको एक इतनी से उसमें से पास होना होता है स्प्लीन में, ठीक है। अगर तो वो मुड़ करके फ्लेक्सिबल होकर निकल गई, अच्छी बात है, बच गई, अभी नई नई थी। अगर वो स्टिफ है, वो नहीं निकल पा रही है, तुरंत स्प्लीन से पकड़ लेगा और उसे मार देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इट इज़ अ लार्ज बीन शेप, लिखा है लार्ज बीन शेप ऑर्गन है, ठीक है। फिर क्या है, कंटेनिंग लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, ये भी ठीक है। अब आगे चलो, अब क्या है, लिम्फ नोड्स आर, इट इज एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड फिल्टर, ठीक है। तो ये तीनों तो ठीक है। इसके आगे क्या है, इट शोज अ रिडक्शन ऑफ साइज, कहाँ गया, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कब, कल तो संडे, कल तो छुट्टी है। अब नेक्स्ट क्लास में ज़रा लास्ट स्लाइड खोल देता हूँ। चलो, वैसे आपको पीपीटी मिल गई होगी, ठीक है। 1-2 पैसेज बचे हैं, करने की कोशिश करना।
ठीक है, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया इसलिए जाना है, ठीक है। करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बैच के बारे में बता दिया, ठीक है। आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन है, सारे पीवाई को अच्छे से कराए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं सिर्फ आपको आकर आंसर बताया जा रहे हैं, एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, और अपना सपना साकार कीजिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, कुछ अच्छा करने का, ठीक है। जुड़िए हमारे प्रेरित बैच से, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ठीक है। ओके, बाय।